हेलो दोस्तों, स्टोरी आदित्य वाईटी में आपका स्वागत है। शुरू करते हैं एक नोवेल, माफिया अरेंज मैरिज पार्ट 2, चैप्टर 21। शिवानी और भगत अब दोनों ही अपना डिनर कर रहे थे, तभी शिवानी भगत से, शिवानी सुनिए, हम घर कब जाएंगे? भगत, हम एक हफ्ते के लिए यहीं हैं, अगले हफ्ते जाएंगे अब। शिवानी, किया लेकिन तब तक हम यहाँ, क्या मतलब ऐसे यहाँ पे? भगत, तुम्हें मेरे साथ रहने में दिक्कत है। शिवानी, नहीं ऐसा नहीं है, मैं तो बस छोड़िए खाना खाए कह के वो अब अपना खाना खत्म करने लगती है। थोड़ी देर बाद शिवानी किचन में प्लेटें धो रही थी और भगत बाहर किसी से बात कर रहा था। शिवानी अपना काम करके जब बाहर आती है तो भगत को देखती है जो अभी भी किसी से बात कर रहा था। शिवानी अब भगत के पास जाती है तो भगत, सामने वाले से काम हो जाना है और जल्दी मुझे अपडेट दो, कह के भगत फोन रख देता है और अपनी बीवी को देखता है जो उसको ही देख रही थी। भगत अब शिवानी को उसकी कमर से पकड़ के खुद से चिपकाते हुए, क्या हुआ? शिवानी, कुछ नहीं। भगत अब शिवानी को गोद में उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हुए, अगर मन में कुछ हो तो बोल देना चाहिए। शिवानी, ऐसा कुछ भी नहीं है। भगत, भगत अब शिवानी को बेडरूम में लाके बिस्तर पर लिटा डटा है तो शिवानी अब खड़ी होते हुए, मुझे पहले फ्रेश होना है। लेकिन भगत उसको पकड़ते हुए, रुक जा, फ्रेश होके आमनीश, और क्या पता फिर से फ्रेश होना ना पड़ जाए। शिवानी के गाल भगत की बात को सुन के लाल टमाटर जैसे हो जाते हैं। वो अब जल्दी से खुद को भगत से छुड़ा के बाथरूम में चली जाती है। शिवानी अब शावर के नीचे भीगते हुए सुबह के बारे में मैं ही सोच रही थी, जब वो और भगत दोनों ही शावर के नीचे बहुत ही इंटेंस स्थिति में अंतरंग हो रहे थे। शिवानी की बॉडी में उस पल को सोच के रोंगटे खड़े हो रहे थे। थोड़ी देर में ही शिवानी बाहर आती है तो अब बिस्तर पर शर्टलेस पड़े अपने पति को देखती है और ये देख के वो गहरी सांस लेती है और अपनी तरफ आके लेट जाती है। जैसी ही वो अपनी तरफ लेटती है, भगत उसको अपने एक हाथ से पकड़ के खुद से चिपकाते हुए, भगत, कुछ ज्यादा ही टाइम लगता है तुम फ्रेश होने में। शिवानी, कहाँ ज्यादा लगाया है, सिर्फ 1 घंटा ही तो हुआ है। भगत, तो ठीक है, अब मैं भी तुम्हारे पूरे 3 घंटे लूंगा। शिवानी, नहीं प्लीज, लेकिन तब तक भगत उसके होठों पर अपने होठों को रख दिया था और वो उसे किस कर रहा था। भगत लगभग पूरे 30 मिनट तक शिवानी को किस करता है, फिर वो शिवानी को छोड़ के उसके माथे को किस करते हुए सो जाओ। शिवानी जो लंबी सांस ले रही थी वो अब सामान्य होके भगत को गले लगाते हुए सो जाती है। भगत भी शिवानी को अपने आगोश में लेके सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ विनीत अभी अन्या के घर के बाहर अपनी कार लेके खड़ा था और अन्या का इंतजार कर रहा था। तभी उसको अपने सामने से अन्या आती दिखती है। अन्या अब विनीत से, अन्या, इतनी रात को कौन आता है, शर्म नहीं आती आपको क्या, अगर किसी ने देख लिया तो, कहते हुए वो विनीत को अब अपने घर के पीछे बने गार्डन वाले एरिया में ले जाती है। विनीत अब अन्या को कमर से पकड़ के दीवार से चिपकाते हुए, क्या करूं, तुम्हें मिलने का मन कर रहा था तो आ गया। अन्या, लेकिन कल ही हम मिले थे ना। विनीत, हाँ तो क्या मैं तुमसे नहीं मिल सकता आज? अन्या, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं, लेकिन मैंने ऐसा कब कहा? विनीत, ठीक है छोड़ो, इतनी देर क्यों लगा दी आने में? अन्या, घर में सब हैं। विनीत, लेकिन वो तो सब सो रहे होंगे ना। अन्या, हाँ लेकिन फिर भी मुझे बिना आवाज के बाहर आना था ना, तो इसलिए। विनीत अब किसी को ज्यादा कुछ नहीं कहता और उसकी खुली टी शर्ट में अपना हाथ डालते हुए, वैसे कल क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी? अन्या, डेट पर, लेकिन उसके लिए मुझे कॉलेज छोड़ना पड़ेगा। विनीत, हाँ तो कर देना। अन्या, लेकिन मेरी एग्जाम आ रही है। विनीत अब अन्या को देखता है जो बहुत ही मासूम होके उसको सब कह रही थी। देख के विनीत अब अन्या के माथे को चूमते हुए, ठीक है कोई बात नहीं, परीक्षा के बाद चलेंगे, ठीक है। आन्या, हम ओके। विनीत अब आन्या के होठों पर अपने होठों को रख के चूमने लगता है। अन्या पहले विनीत को दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी थोड़ा बहुत साथ देने लगती है क्योंकि उसको किस करना नहीं आता है। करीब 15 मिनट के बाद विनीत अन्या को छोड़ता है और उसको कस के गले लगा लेता है। अन्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि विनीत ये उसके साथ क्या कर रहा है।
दोनों ही अब थोड़ी देर बाद नीचे बैठे दी और चांद को देख रहे थे। विनीत ने अपने पैर फैला रखे थे और उनके बीच अन्या बैठी थी जिसका चेहरा आगे की तरफ था। विनीत अब किसी और के गाल पर किस करते हुए, तुम्हें पता है तुम इस चांद से भी ज्यादा खूबसूरत हो। अन्या अब शर्माते हुए क्या कुछ भी बोलते हैं आप। एक मिनट, आपको पता है मेरी दोस्त का बीएफ भी उसको चांद से भी ज्यादा खूबसूरत बोलता है। सबके सब एक लाइन क्यों बोलते हैं अपनी जीएफ को? विनीत, क्योंकि सब लड़कों के लिए उनकी जीएफ सबसे ज्यादा खूबसूरत विचार होती हैं, जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा खूबसूरत होती हैं उनके लिए, जैसे तुम मेरे लिए। अन्या, लेकिन फिर भी सब एक जैसे ही होते हैं। आपको पता है मेरी एक दोस्त को तो उसके बीएफ ने छोड़ दिया दूसरी लड़की के लिए। क्या आप? विनीत अब अन्या और की कमर को कसके पकड़ते हुए, तुम्हें क्या मैं तुम्हारे दोस्त के तथाकथित बीएफ को लगता हूँ? हाँ। अन्या, लेकिन सब होते तो एक जैसा ही है। विनीत, नहीं, कोई एक जैसा नहीं होता, सब अपने आप में अलग होते हैं, समझो तुम। आन्या, हम। विनीत अब थोड़ी देर अन्या के साथ बैठ के उसको अपने कमरे में भेज देता है और फिर खुद अपनी कार लेके वहां से चला जाता है। अगली सुबह शिवानी की आंख खुलती है और वो खुद को अपने पति की बाहों में पाती है। वो भगत के सोते चेहरे को देखती है जो बहुत ही शांत लग रहा था। वो अपने चेहरे पर अपनी एक उंगली से टच करके हंसते हुए उठते हैं तो कितने खड़ूस हो जाते हैं, लेकिन अभी किसी को गोली से उड़ा देंगे वो अब अपनी उंगलियों से होठों को छूते हुए आई वॉन्ट टू किस योर लिप्स, लेकिन तभी अव्यय बट वॉट कहते हुए वो अपनी दोनों आंखों को खोल देता है। अब शिवानी भगत को ऐसे देख के जल्दी से अपनी उंगली हटाने वाली होती है कि भगत उसकी उंगली को पकड़ लेता है। भगत अब शिवानी की उंगली को अपने मुंह में डाल के चूसते हुए बेहद इंटेंस नजरों से शिवानी को देखता है, जिससे शिवानी की सांसें ही अटक जाती हैं। वो अब अपना हाथ पीछे खींचते हुए कि कुछ नहीं, लेकिन तभी उसकी एक चिक निकल जाती है क्योंकि भगत ने उसकी उंगली को काट लिया था। शिवानी अब जल्दी से अपनी उंगली को लेके भगत से ऐसे क्यों काटा? भगत, मेरी मर्जी, वैसे भी तुम मेरी बीवी हो। शिवानी अब कुछ नहीं कहती और खड़ी होने वाली होती है कि तभी भगत उसका हाथ पकड़ के भगत अब शिवानी को अपने नीचे करके उसके ऊपर आते हुए उसको कुछ कहता है तो शिवानी अब भगत को देखने लगती है। चैप्टर 22। भगत अब शिवानी से, तुम सुबह सुबह कुछ ज्यादा ही हॉट लगती हो। तो शिवानी अब भगत की बात सुन के उसको देखने लगती है। भगत अब शिवानी के गालों को किस करते हुए, ऐसे क्या देख रही हो? हार्ट बीट। शिवानी का कुछ नहीं और अब छोड़िए मुझे कहते हुए वो अब उठने वाली होती है कि तभी भगत उसको गोद में उठा के बाथरूम की तरफ ले जाता है। थोड़ी देर में दोनों बाथरूम में बाथटब के अंदर थे। भगत शिवानी के पीछे था और शिवानी भगत के आगे। भगत जहां शिवानी की पीठ और गर्दन को चूमने में व्यस्त था, वही शिवानी बार बार भगत को खुद से दूर कर रही थी। भगत अब इससे चिढ़ते हुए, क्या है, क्यों बार बार ऐसा कर रही हो? वो थोड़ा गुस्से में बोला था तो शिवानी अब डरते हुए, वो मुझे। भगत, क्या मुझे? शिवानी का कुछ नहीं, आप गुस्सा मत होइए। भगत अब खड़ा होके शावर के नीचे जाते हुए, पहले गुस्सा दिलाती हो फिर कहती हो गुस्सा मत होइए। शिवानी को अब अपनी गलती का एहसास होता है तो वो समझ जाती है कि उसने भगत को नाराज कर दिया है, लेकिन वो क्या करती, भगत बार बार उसको परेशान कर रहा था। वो भी अब खड़ी होती है, हालांकि उसको बहुत ज्यादा शर्म आ सही थी, लेकिन फिर भी वो खड़ी होके भगत को पीछे से गले लगाते हुए, सॉरी माफ कर दीजिए, वो आप मुझे बार बार परेशान कर रहे थे। भगत अब भी कुछ नहीं कहता और ना ही पलटाता है। शिवानी अब प्यार से भगत की पीठ को चूमते हुए, सॉरी ना, अब गुस्सा मत करो, इतना भी क्या नाराज होना अब। भगत अब वहां से तौलिया उठा के खुद को लपेट लेता है, फिर दूसरे तौलिया से भगत शिवानी को लपेट के गोद में उठा के बाहर लाके क्लोजेट में ले जाता है और वहां उसको खड़ा करके खुद अपने कपड़े लेके बाहर चला जाता है। लेकिन शिवानी हार नहीं मानती और वापस से भगत के गले लगते हुए, ऐसे रूठे मत, मुझे अच्छा नहीं लगता है आपका रूठना। भगत, तुम्हें मैं परेशान करता हूं ना, तो क्यों आ रही हो मेरे पास? शिवानी, मेरा वो मतलब नहीं था भगत, है तुम्हारा मतलब ही कहाँ होता है? शिवानी अब भगत के सामने आके उसके चेहरे को पकड़ के प्यारे से पहले उसके माथे को चूमती है और फिर भगत से
शिवानी, सॉरी। फिर वो भगत के बाएं गाल पर किस करते हुए, सॉरी। फिर मेरे दाएं गाल पर किस करते हुए, सॉरी। फिर वो भगत के होठों पर किस करने वाली होती है, तभी वो रुकती है और भगत, जो अपनी बिना एक्सप्रेशन वाली आंखों से उसको देख रहा था, वो अब भगत के होठों पर अपने होठों को रख के प्यार से उसको चूमती है। लेकिन जब थोड़ी देर में अलग होने वाली होती है, भगत अब उसको कमर से पकड़ के खुद से चिपकाते हुए किस पैशनेट किस में बदल देता है। भगत अब शिवानी को दीवार से चिपका के किस कर रहा था, वो अब शिवानी के तौलिए को एक झटके से निकाल के फेंक देता है और फिर वो शिवानी को सब जगह से प्रेस करने लगता है, जिससे शिवानी की आहें निकल रही थी, जो कि उसके मुंह में ही गूंज रही थी, क्योंकि शिवानी के होंठ तो भगत के कब्जे में थे। भगत अब शिवानी के पैरों को अपने कमर पर लपेट लेता है और थोड़ी देर में ही पूरे क्लोजेट में शिवानी की सिसकियों की आवाज गूंजने लगती है। करीब 1 घंटे के बाद भगत अब शिवानी को लेके बाहर आता है। शिवानी ने एक ढीली टी शर्ट पहनी थी जो कि भगत की ही थी, और भगत ने सिर्फ नीचे लोअर पहना था। भगत अब शिवानी को लेके नीचे जाता है तो शिवानी भगत से, नीचे सब नौकर हो गया, आप हमें ऐसे ही। भगत, शश कोई नहीं होगा वहां। भगत अब शिवानी को नीचे लेके जाता है तो शिवानी अब देखती है का नाश्ता पहले से ही डाइनिंग टेबल पर रखा हुआ है, लेकिन उसको आसपास कोई नहीं दिखता, जिससे वो समझ जाती है कि भगत क्यों उसे ऐसे नीचे लाया। भगत अब शिवानी को अपनी गोद में बिठाते हुए उसको खाना परोस के देता है। वो अब खुद शिवानी को भी खिलाता है और खुद भी खाता है। थोड़ी देर में ही दोनों हॉल में दी और टीवी देख रहे थे, जहां टीवी पर एक खबर आ रही थी। प्रसिद्ध कॉलेज श्री पद्मावती के प्रोफेसर रिवांश सबरवाल, जो इस कॉलेज के प्रसिद्ध भौतिकी शिक्षक फिजिक्स TEAR हैं, उनकी एक रहस्यमय तरीके से हुई मौत और उनकी बॉडी हमें जंगल में बहुत ही बुरी हालत में मिली है। शिवानी ये देख के जल्दी से खड़ी होते हुए, क्या रिवांश सर की मौत कैसी हो सकती है, उनका तो कोई दुश्मन भी नहीं था और वो तो एक अच्छे इंसान थे। भगत, लेकिन क्या पता वो किसी का दुश्मन बनाना चाहता हो। शिवानी, क्या मतलब। भगत, मतलब कुछ नहीं, लेकिन तुम्हें बताओ, तुम मेरे सिवा किसी और मर्द के बारे में कैसे सोच सकती हो। हार्ट बीट। शिवानी, अरे मैंने किसी के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे चिंता है। भगत, वो अब इस दुनिया से चला गया है तो उसके लिए चिंता दिखाने की जरूरत नहीं है। शिवानी, हम, लेकिन वो अच्छे थे, ऐसे कैसे कोई भी उन्हें। शिवानी ने कहा ही था कि उसे ऐसा लगता है कि भगत उसके कमर को कस के दबा रहा है। शिवानी अब भगत का हाथ हटाते हुए, क्या कर रहे हैं, छोड़िए, दर्द दर्द हो रहा है। भगत, तो तुम किसी और मर्द की बात कैसे कर सकती हो अपने पति के सामने। शिवानी, सॉरी, अब नहीं करूंगी। भगत, हम गुड, अब अपने पति को लंच बना के खिलाओगी कि नहीं। शिवानी, हम कह के वो अब किचन की तरफ चली जाती है। वही शिवानी अब भगत के जाने के बाद किसी को कॉल करके कोई जानकारी। सामने से कोई कुछ बोलता है, जिसकी सुन के भगत, हम ठीक है और जो कुछ भी होता है उसको संभालो, वो अब कॉल रख देता है। चैप्टर 23। शिवानी अब अपने कमरे में बैठी थी और एक किताब पढ़ रही थी। भी भगत किसी काम से बाहर गया था। तभी शिवानी का फोन बजता है। वो अपना फोन चेक करती है तो वो एक अनजान नंबर से कॉल आ रहा था। शिवानी अब कॉल पिक करके, हेलो। सामने, हेलो डार्लिंग। शिवानी अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए, कौन। सामने से, तुम्हारा आशिक। शिवानी अब कोई पागल होगा ऐसा समझ के कॉल कट करने वाली होती है कि तभी सामने वाला आदमी, बिल्कुल नहीं, कॉल मत कट करना, वरना क्या पता मैं तुम्हारे प्यारे पतिदेव को ही कट कर दूं। शिवानी, मतलब क्या है तुम्हारा। वो अनजान आदमी, मतलब एक ही, अगर चाहती हो कि तुम्हारे पति को कुछ ना हो तो चाह कहता हूं वहां पे आ जाओ। शिवानी, और मैं कैसे मना लूं, बताओ। सामने वाला आदमी, ओफू, तुम औरतें ना बहुत ज्यादा शकी होती हो। शिवानी, देखो तुम जो भी हो मुझे पता है तुम उनका बाल भी नहीं चाहते, उनको कुछ करना तो दूर की बात है। अनजान आदमी, इतना भरोसा है अपने पति की ताकत पर, वैसे होना भी चाहिए, आम आदमी थोड़ी है। वैसे तुमने सही कहा, मैं वे तुम्हारे पति का कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और अभी तुम्हारा पति मेरे पास नहीं है, मैं तो तुमसे बात करने के लिए ऐसा कह रहा था डार्लिंग। अगर तुम आ जाती हो तो सोचो हम कितने मजे करते, मैं तुम्हें अपनी बाहों में लेके। वो आदमी इतना ही बोला था कि सामने से
रावण ये जस्ट शट अप, शर्म नाम की चीज नहीं है, तुम्हें किसी और पत्नी के बारे में ऐसा सोचते हो। ऐ कह के शिवानी अब कॉल कट कर देती है और अपनी आंख बंद करती है तो उसकी आंखों में एक आंसू गिर के नीचे बह जाता है। वो अब बिस्तर पर बैठकर सीधे लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करती है तो उसको एक अंधेरा कमरा दिखता है जहां वो खड़ी थी। वो खड़ी थी और बाहर की तरफ जाने का रास्ता ढूंढ ही रही थी कि तभी उसको अपने कान के पास एक आवाज महसूस होती है, डार्लिंग। शिवानी डरते हुए, कौन वो आवाज? मैं डार्लिंग, तुम मुझे नहीं पहचानती? शिवानी, देखो तुम जो कोई भी हो, कृपया मुझे यहाँ से जाने दो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगी, पक्का। वो आवाज, ऐसे कैसे डार्लिंग, तुम मेरी हो तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? शिवानी, नहीं, मैं तुम्हारी नहीं हूं। वो आवाज, तुम मेरी ही थी और जल्दी ही मैं तुम्हें पूरी तरह अपना बनाऊंगा। इसके साथ शिवानी की एक चीख निकल जाती है और वो उठ के खड़ी हो जाती है और खुद को शीशे में देखती है जहां वो पसीना पसीना हो गई थी। शिवानी अब सीधा वहां से बाथरूम में जाके शावर के नीचे खड़ी होके, नहीं, वो वापस कैसे आ सकता है? नहीं, मैं उसकी नहीं हूं, मैं मेरे भगत जी की हूं, उसने मुझे छुआ था, कह के वो अब अपनी कमर को रगड़ती है, फिर हाथ को, फिर अपनी गालों को, फिर अपने होठों को, वो सब जगह घिसने लगती है जैसे उसको किसी गंदी चीज ने छुआ हो। शिवानी खुद को ऐसे रगड़ रही थी जैसे अभी अपने शरीर से खून निकाल देगी। वो बिना रुके खुद को रगड़े जा रही थी और वो बहुत ज्यादा घबरा भी रही थी। तभी एक हाथ आके उसको रोक देता है। शिवानी अब सामने देखती है जहां उसका पति उसे चिंतित होके देख रहा था। शिवानी अब झटके से भगत को गले लगाते हुए रोने लगती है। ये देख के भगत अब शिवानी की पीठ को सहलाते हुए, क्या हुआ तुम ऐसे? शिवानी, वो मुझे ले जाएगा, वो मुझे बहुत गंदी तरीके से छू रहा था, PLZZ, भगत जी मुझे बचा लीजिए, मुझे नहीं जाना उसके साथ। भगत, जो कि किसी और का नाम शिवानी के मुंह से सुन के पहले तो चौंक जाता है, लेकिन फिर जब वो सुनता है कि उसकी बीवी को किसी ने गंदी तरीके से छुआ है तो उसकी मुट्ठी कस जाती है। लेकिन वो खुद को कंट्रोल करके अब शिवानी को देखता है जिसको अभी भी संभालना जरूरी था। वो अब धीरे धीरे शिवानी को कंफर्ट करने लगता है जिससे शिवानी अब थोड़ी शांत होती है। भगत देखता है कि शिवानी अब नहीं हिल रही तो वो शिवानी का चेहरा देखता है जो बहुत ज्यादा मुरझा गया था, जिसका मतलब साफ था कि वो बेहोश हो गई है। भगत अब शिवानी के कपड़े उतार के उसको वैसे ही क्लोजेट में लाके अपना शर्ट पहनता है और फिर वो शिवानी को बाहर लाके बिस्तर पर लिटा के प्यार से पहले उसके माथे को चूमते हुए, तुम्हारी कसम हार्ट बीट, जिसने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है उसकी हालत खराब से बदतर ना की तो मेरा नाम भी भगत ठाकुर नहीं। खा के वो अब कमरे से बाहर आके अपना फोन निकाल के किसी को कॉल लगाते हुए, मुझे मेरी पत्नी की अब तक की सारी की जानकारी चाहिए, उसके बचपन से लेके मुझसे शादी होने तक की सारी जानकारी, कह के वो अब नीचे जाता है। वही दूसरी तरफ वही आदमी अपने हाथ फोन के लिए खड़ा था और अपने फोन को देख रहा था। वो आदमी अब अपने फोन को सूंघते हुए है, हम तुम्हारी आवाज में भी मुझे तुम्हारी खुशबू आती है डार्लिंग, पता नहीं कैसे तुम उस माफिया के हाथ लग गई जबकि तुम मेरी थी। मैंने तुमसे कहा था तुम सिर्फ मेरी हो तो तुम किसी और की कैसे हो सकती हो? कहते हुए वो अपने सामने देखता है जहां हर जगह सिर्फ शिवानी की तस्वीर लगी थी। वो अब शिवानी की बड़ी तस्वीर के पास जाके उसके होठों को हाथ लगाते हुए, इन लबों पर मेरा हक था लेकिन आज कोई और इन पर अपना कब्जा कर बैठा है डार्लिंग, कह के वो अब शिवानी की तस्वीर को चूमता है। वो अब पागलों की तरफ कभी शिवानी की तस्वीर को चूमता तो कभी उस तस्वीर पर अपना हाथ फेरता है। करीब रात के 8 बजे जब शिवानी की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को कमरे में अकेला पाके डर जाती है। लेकिन अब वो हिम्मत करके खड़ी होती है और साइड में देखती है जहां एक बॉक्स पड़ा था। वो बॉक्स को खोल के देखती है तो उसके चेहरे पर एक प्यारी मुस्कान आ जाती है क्योंकि बॉक्स में एक काले रंग की साड़ी थी और उसके साथ एक चीट भी था जिसमें लिखा था, ए पहन के बाहर आओ। शिवानी अब जल्दी से साड़ी पहन लेती है और खुद को तैयार करके बाहर आती है तो उसको सिद्धि के पास एक गुलाब से भरा बुके मिलता है। वो अब उस बुके को उठाती है तो उसमें भी उसको एक चीट मिलता है जिसने लिखा था, कुछ ज्यादा ही बवाल लग रही हो बीवी। यह देख के शिवानी अब शर्मा जाती है और किताब लेके नीचे उतरती है तो सीढ़ी के नीचे पूरा गुलाब से बना रास्ता था।
ये देख के शिवानी के चेहरा और खिल जाता है जो अब तक मुरझाया हुआ था। शिवानी अब उन गुलाब पर चल के बाहर आती है और सामने देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। चैप्टर 24। शिवानी सामने देखती है जहां पूरा गार्डन लाइट से सजा हुआ था और गार्डन के बीचों बीच एक खुले टेंट के जैसा था, जिसके नीचे दोनों के लिए भगत ने डिनर डेट प्लान की थी। शिवानी अब धीरे धीरे टेंट की तरफ जाती है कि उसको फील होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है, तो वो पीछे मुड़ के देखती है जहां भगत खड़ा है। भगत ने ब्लैक कलर की शर्ट और पैंट पहनी थी और साथ में ब्लैक जैकेट थी। भगत अब धीरे से शिवानी के पास जाके उसको अपनी गोद में उठाता है और शिवानी को लेके उस टेंट की तरफ जाता है। वो शिवानी को पहले कुर्सी पर बिठाता है, फिर खुद भी शिवानी की सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाता है। ऐसे ही दोनों अपना डिनर एंजॉय करते हैं। भगत अब शिवानी को लेके खड़ा होता है और रिमोट से संगीत स्वर चला देता है। वो शिवानी को बगीचे के बीच लाके खड़ा कर देता है जहां दोनों ही बहुत हसीन दिख रहे थे। लेकिन तभी आसमान का हाल बिगड़ने लगता है और बारिश शुरू हो जाती है। यह देख के शिवानी अब आसमान की तरफ देखते हुए हुई पहली बारिश कह के वो अब अपने आप को भगत से छुड़ा के अपने हाथ को फैला के बारिश में खुद को भीगाने लगती है। जिससे उसकी साड़ी उसके जिस्म से चिपक चुकी थी। वही उसके पीछे खड़ा भगत ये सब देख रहा था। वो अब शिवानी के पास आके उसको उसकी खुली कमर से पकड़ के खुद की तरफ करता है। शिवानी भगत के ऐसे करने से सिहर जाती है। मुझको बरसात बना लो, एक लंबी रात बना लो। भगत शिवानी के हाथ को अपने कंधे पर रख के उसके हाथ को शिवानी की खुली कमर पर रखता है, जिससे शिवानी सिहर जाती है। अपने जज्बात बना लो जाना, मुझको अल्फाज बना लो। शिवानी अब खुद को संभाल के भगत को देखती है और प्यार से मुस्कुराते हुए भगत का साथ देती है। दिल की आवाज बना लो, गहरा सा राज बना लो जाना। भगत अब शिवानी के साथ डांस करने लगता है कि तभी वो शिवानी को पलट के शिवानी के शोल्डर पर उसकी ब्लाउज की वो पतली डोरी को अपने दांतों से खोल देता है। नशा हूं मैं, बहकने दो, मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो। शिवानी भगत के ऐसे करने से अपनी आंख बंद कर लेती है। भगत अब शिवानी के कंधा को चूमता है और हल्का काटकर उसको अपनी तरफ घूमता है। मुझे अपने सिरहाने पे थोड़ी सी जगह दे दो, मुझे नींद न आने की कोई तो वजह दे दो। भगत शिवानी के चेहरे को देखता है जो टमाटर की तरह लाल हो गया था। वो अब ऐसे ही अपना हाथ शिवानी के पीछे ले जाता है। हवा हूं मैं, लिपटने दो, मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो। वो अब अपना हाथ शिवानी की पीठ के नीचे ले जाके उसके ब्लाउज में अपना हाथ डाल देता है, जिससे शिवानी एकदम भगत से दूर होके पहले उसको देखती है, फिर अचानक हंसते हुई वहां से भाग जाती है। तेरे संग गुजर जाए ये उम्र जो बाकी है, हंस दो ना जरा खुल के, काहे की उदासी है। भगत शिवानी को ऐसे देख के समझ जाता है कि उसकी बीवी शरारत करने के मूड में है, इसलिए वो पहले तो अपना जैकेट उतारता है, फिर अपनी शर्ट के बटन खोल देता है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी दिखने लगती है। शिवानी जब अपने पति को ऐसे देखती है तो अपना सलावा गटकते हुए फिर से वहां से भागने वाली होती है कि सुबह हूं मैं, आने दो, मेरे कातिल, मुझे जीने का हक तो दो, मुझको बरसात बना लो। भगत झटके से उसको पकड़ लेता है और अपनी गोद में उठते हुए ऐसे कहा, जाओगी मुझसे बचकर, हार्ट बीट। शिवानी भगत की बाहों में अपने हाथ डालते हुए, आपको थोड़ा सताना तो बनता है ना पतिदेव। भगत, अब मेरी बारी तुम्हें सताने की, कहते हुए वो अब शिवानी को एक जगह लेके जाता है। वो जगह भी एक टेंट जैसी थी, लेकिन वो बहुत बड़ी थी और उसके आसपास पर्दे लगे थे जो सफेद और हल्के नीले रंग का कॉम्बिनेशन के है। भगत अब शिवानी को लेके अंदर जाता है तो शिवानी देखती है कि अंदर की तरफ एक गोला आकार का बिस्तर रखा है और वो भी नीला और सफेद के संयोजन में है। उसके आसपास फूलों के पोट रखे हुए थे और एक बड़ा सोफा भी था और उसके सामने एक बड़ा टेबल था जिस पर अभी तो शायद कुछ नहीं था। भगत अब शिवानी को खड़ा करता है, फिर धीरे से शिवानी के पल्लू को उससे अलग कर देता है। शिवानी अब खड़ी खड़ी गहरी सांस ले रही थी। भगत अब सिर्फ शिवानी के बालों को साइड करके उसकी गर्दन को किस और काटने लगता है, जिसे शिवानी मौन करने लगती है।
शिवानी की आहें सुन भगत अब शिवानी के पीछे अपना हाथ ले जाके उसके ब्लाउज का हुक तोड़ देता है और झटके से निकाल देता है। शिवानी अब खुद को छुपाने के लिए भगत से लिपट जाती है। ये देख के भगत अब शिवानी के कान में शिकार छुप भी रहा है तो कहा शेर के ही बिलम में। शिवानी, लेकिन मैं शिकार नहीं हूं, आपकी शेरनी हूं, तो आपसे ज्यादा आपके बिल पर मेरा हक है ना। भगत अब शिवानी की साड़ी खोलते हुए सही कहा, मेरी सब चीज पर तुम्हारा ही तो हक है बीवी। वो अब शिवानी को अपनी गोद में उठा लेता है। शिवानी के शरीर पर ऊपर अब बस उसकी काली ब्रा और नीचे पेटीकोट था। भगत अब शिवानी को लिटा के उसके सीने को वैसे ही चूमने लगता है। शिवानी अब भगत के सिर को पकड़ के प्रेस करती है तो भगत शिवानी को देखता है जिसकी आंखें अभी बंद थी। शिवानी भगत की पूरी पीठ पर अपने हाथ चला रही थी तो वही भगत शिवानी की पूरी बॉडी को किस और काटने में लगा था। अब धीरे धीरे दोनों के कपड़े नीचे गिरने लगते हैं और दोनों ही अब एक कंबल में बिना कपड़ों के। भगत अब एक कदम आगे बढ़ता है तो शिवानी की एक हल्की चीख निकल जाती है और बाद में वहां शिवानी की आहो का म्यूजिक बजने लगवा है और साथ में शिवानी ने जो पायल और चूड़ियां पहनी थी उसका शोर भी सुनाई दे रहा था। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी और वही अंदर जोरदार आग लगी हुई थी और उसमें भी वो उड़ते हुए पदे जो दो जिस्म को थोड़ा बहुत दिखा रहे जो अभी एक दूसरे को अपना प्यार दिखाने में व्यस्त थे। करीब 4 घंटे के बाद भगत अब रुक के शिवानी को देखता है जो कि उसको ही अपनी थकी हुई आंखों से प्यार से देख रही थी। भगत अब शिवानी के माथे को चूमते हुए उसके बाजू में लेट जाता है तो शिवानी भी अब मुस्कुराते हुए उसको गले लगा के सो जाती है। दोनों ऐसे ही अपनी खुशी और प्यार भरे पल बिताते हुए नींद के आगोश में चले गए, पर बिना ये जाने कि कल की सुबह उनकी इस खुशियों को और प्यार को उनसे छीनने वाली है। शायद शिवानी और भगत के लिए कल की सुबह किसी बुरे सपने से कम ना हो। चैप्टर 25। सुबह के करीब 7 बजे। सुबह की हल्की धूप जब पदों में से शिवानी के चेहरे पर पड़ती है तो वो कसमसाते हुए उठती है और खुद को और अपने पति को देखती है जो एक कंबल में सो रहे थे। शिवानी अब भगत को देखती है जो उसे चिपक के सोया हुआ था। शिवानी बाहर की तरफ देखती है जहां मौसम बहुत ही ज्यादा अच्छा था। बारिश की वो थोड़ी बहुत बूंदें उसकी तरह की उन पेड़ पौधों पर अभी भी थी। शिवानी अब धीरे से भगत को खुद को दूर करके खड़ी होती है और देखती है उसकी साड़ी तो उससे दूर पड़ी है तो वो भगत का शर्ट उठा के पहनती है क्योंकि उसका ब्लाउज तो भगत ने फाड़ डाला था। वो अब भगत को उठते हुए, सुनिए अब हमें अंदर जाना चाहिए, सर्वेंट सारे आते ही होंगे थे। भगत जो शिवानी की आवाज सुन के उठाता है वो शिवानी को अपनी काली शर्ट में देख के जैसे फिर से पागल हो जाता है। वो अब शिवानी को खींच के खुद के नीचे करके शिवानी के होठों की तरफ बढ़ता है कि तभी, शिवानी मुझे अंदर जाना है प्लीज, अभी नहीं। भगत अब कुछ नहीं कहता और खड़ा होके अपना पैंट पहनता है और शिवानी को अपनी गोद में उठा के अंदर की तरफ ले जाता है। वो शिवानी को रूम में लाके बाथरूम में ले जाता है। थोड़ी देर में दोनों बाहर आते हैं। भगत अब शिवानी को क्लोजेट में छोड़ के खुद अपने कपड़े लेके बाहर आ जाता है। शिवानी अब एक हल्के नारंगी रंग की साड़ी निकाल के पहनती है जिसका ब्लाउज सफेद रंग का था जो एक फूल प्रिंट वाली साड़ी थी। शिवानी अब बाहर आती है तो देखती है भगत अपना शर्ट पहन रहा है और वो बटन लगाने वाला होता है कि तब तक शिवानी उसके पास पहुंच जाती है। शिवानी अब भगत के शर्ट के बटन लगाते हुए, आप कहीं जा रहे हैं? भगत, हम आज मुझे ऑफिस जाना है और 2 दिन के बाद हम घर जाएंगे, ठीक है कह के वो अब शिवानी के माथे को चूम लेता है। शिवानी के चेहरे पर ये देख के हल्की मुस्कान आ जाती है। अब शिवानी के गुलाबी होठों को देखता है जो नहाने की वजह से और गुलाबी दिख रहे और गाल भी। भगत अब शिवानी के चेहरे को पकड़ के उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है। शिवानी के हाथ अब भगत की शर्ट पर से हट जाते हैं भगत की हरकत की वजह से। दोनों ही अब एक दूसरे को किस करने लगते हैं। शिवानी जहां प्यारे से भगत को किस करने की कोशिश कर रही थी वही भगत पूरा उस पर हावी हो रहा था। भगत अब शिवानी के पल्लू को हटा देता है और शिवानी के ब्लाउज के हुक को भी खोल देता है और धीरे धीरे शिवानी को प्रेस करता है जिससे शिवानी की आहें आने लगती है। भगत शिवानी के होठों से हटके उसके गले पर आ गया था लेकिन उसका एक हाथ शिवानी की खुली कमर पर था तो दूसरा ब्लाउज के अंदर।
भगत जब शिवानी की गर्दन की हर इंच को अपने होठों से माप लेता है तो वो अब शिवानी को देखता है जो आंखें बंद करके उसके बालों में हाथ फेरते हुए ही उसको महसूस कर रही थी। भगत शिवानी को थोड़ा जोर से प्रेस करता है तो शिवानी अब अपनी आंखें खोल के भगत को देखती है जो कि उसे ही अपनी इंटेंस नजरों से देख रहा था। शिवानी यह देख के अब शर्माते हुए भगत के गले लग जाती है। भगत के शर्ट के बटन जो शिवानी ने 2 या 3 लगाए थे वो भी इनके रोमांस में खुल गए थे। भगत भी शिवानी को कसके पकड़ के उसकी पीठ पर अपने हाथ को चलाने लगता है। शिवानी, आपको लिप नहीं हो रहा है क्या? भगत कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसका फोन बजता है तो शिवानी भगत से आपका फोन। भगत अब अपना फोन उठा के वैसे ही कॉल को पिक करता है और सामने वाले से बात करने लगता है। थोड़ी देर में भगत अपना फोन रख के शिवानी के माथे पर फिर से चूमते हुए मुझे निकलना होगा जान, शाम तक आ जाऊंगा। शिवानी उदास चेहरा बनाते हुए, लेकिन मैं अकेली कैसे? भगत, तुम चाहो तो मेरे साथ ऑफिस भी चल सकती हो। शिवानी, नहीं रहा तो और ज्यादा बोर हो जाऊंगी, यहीं पे ठीक हूँ। भगत, हम दोनों ही अब नीचे आके नाश्ता करते हैं और अब भगत शिवानी को बाय बोल के निकल जाता है। शिवानी अब भगत के जाने का बाद उदास हो जाती है और अपने कमरे में आके बैठ जाती है। वो अपनी एक किताब लेके पढ़ने लगती है। वैसे ही वो 3 घंटे तक अपने कमरे में ही रहती है, लेकिन फिर वो लंच बनाने का सोच के नीचे आ जाती है। शिवानी लंच बना के अपना और भगत का लंच पैक करके उसके ऑफिस जाके भगत को सरप्राइज देना का सोचती है। वो अब अपना कुछ भी भगत के साथ ही करने का सोचती है। उसने लंच जल्दी बना लिया था और दोनों का लंच पैक कर लिया था। फिर वो सोचती है कि विनीत भी वहां होगा, इसलिए वो उसका भी लंच पैक कर देती है। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी बिल्डिंग देखी जो ऊंचाइयों को छू रही थी, जो ठाकुर कॉरपोरेशन था, जिसका के सीईओ मालिक कुछ भाई बोलो अब भगत ठाकुर थे। वो अभी अपनी कुर्सी पर बैठा था या अपना काम कर रहा था, तभी उसकी केबिन का दरवाजा खुलता है। भगत अब अपनी गुस्सल आंखों से सामने दिखता है क्योंकि कोई उसकी अनुमति के बिना आ गया था तो, लेकिन जब वो सामने देखता है उसकी आंखें अब छोटी हो जाती हैं। वही शिवानी फार्म हाउस से अब अपनी गाड़ी लेके निकल गई थी। उसने विनीत से पहले ही पता पूछ लिया था। थोड़ी देर में ही शिवानी की कार अब एक बिल्डिंग कार्यालय की इमारत के आगे आके रुकती है। शिवानी अब बाहर निकल के अपने पति की सफलता देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो अब अंदर की तरफ जाती है तो सारे बॉडीगार्ड्स उसको देख के नमस्कार करते हैं। शिवानी अब रिसेप्शन पर जाकर रिसेप्शनिस्ट से भगत के फ्लो के बारे में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट बिना शिवानी को देखे, क्या आपका पास अपॉइंटमेंट है मैम? शिवानी, अपॉइंटमेंट तो नहीं है, लेकिन मुझे अपॉइंटमेंट की क्या जरूरत है? रिसेप्शनिस्ट अब कुछ बोलने के लिए शिवानी को देखती है कि तभी वो जल्दी से शिवानी से माफी मांगते हुए सो सॉरी मैंने देखा नहीं। शिवानी, ठीक है, अब मुझे अपने पति का केबिन बताएगा आप? रिसेप्शनिस्ट अब शिवानी को भगत का केबिन बताती है तो वो अब उस तरफ जाती है, लेकिन बीच में ही उसको विनीत मिल जाता है। विनीत खुश होते हुए, भाभी आप यहाँ? शिवानी, हाँ वो मैं आप लोगों के लिए लंच लेके आई थी। विनीत, क्या सच में? ठीक है, जल्दी जल्दी चलो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा है, कह के वो अब शिवानी का हाथ पकड़ के भगत के केबिन की तरफ चल पड़ता है। विनीत अब शिवानी को लेके भगत के केबिन का दरवाजा खोल के जैसे ही अंदर जाके देखते हैं तो दोनों ही पहले तो अपनी जगह जम जाती है। करीब 5 मिनट हो गए कि शिवानी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और उसके हाथों से टिफिन भी गिर जाता है और वो रोते हुए वहां से चली जाती है। चैप्टर 26। शिवानी अब बिल्डिंग से बाहर आ गई थी। वो दौड़ते हुए बाहर आई थी, इसलिए सब एम्प्लॉय उसको ही अजीब नजरों से देख रहे थे। शिवानी अब बाहर हाईवे पर आ गई थी और वो बिना आगे पीछे देखे बस अपनी आंखों में आंसुओं को लिए दौड़ रही थी। तभी शिवानी एक बड़ी ट्रक लॉरी के सामने आ जाती है और वो उससे टकराने वाली होती है कि तभी कोई शिवानी को एकदम से खींच लेता है और शिवानी अब उस इंसान को थोड़ी देर देखती है और उसकी बाहों में ही बेहोश हो जाती है, क्योंकि ट्रक लॉरी का आगे वाला हिस्सा थोड़ा सा शिवानी के सिर को लग गया था, जिससे शिवानी के सिर से खून निकलना शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई।
थोड़ी देर बाद अस्पताल एक वार्ड में शिवानी अभी लेटी हुई थी और बाहर भगत और विनीत बैठी थे। भगत, क्या हुआ था? वो ऐसे क्यों भागी वहां से और ऐसे रो क्यों रही थी? विनीत, वो भाई उनको मिस, तभी वहां पे एक इंसान आता है। विनीत, उसको देख के इनकी वजह से ही हुआ है सब। अगर आपके करीब नहीं आए होते तो भाभी को गलतफहमी नहीं होती और वो भागती नहीं। अव्यय, व्हाट यू मीन? का के वो उस इंसान को देखता है। लियो चोपड़ा भगत का दाहिना हाथ जो उसके माफिया वाले काम को संभालता है और भगत का दोस्त भी है। लियो जो दिखने में बिल्कुल ही एक लड़की टाइप लगता था, आगे से नहीं पीछे से, क्योंकि भाई की त्वचा कुछ ज्यादा ही सफेद थी और मुलायम भी बाल जो भूरे हैं ऊपर से रेशमी जो कि कंधे से भी नीचे तक थे। उनकी वो ग्रीन फॉरेस्ट आंखें, क्योंकि भाई कोरिया से हैं। असल में भाई की माँ कोरिया से थी और पापा इंडिया के, इसलिए लियो के अंदर जो जीन्स वो उसकी माँ की तरफ के ज्यादा थे, क्योंकि वो लोग रह तो कोरिया में ही रहे थे, लेकिन जब लियो अपनी शिक्षा के लिए अमेरिका जाता है तब वहां उसको भगत मिला था और तब से वो भगत के साथ है, क्योंकि लियो की फाइटिंग स्किल्स और उसका दिमाग कुछ ज्यादा ही तेज था, इसलिए उसने भगत का दिल जीत लिया था और वो भगत के गार्ड्स को ट्रेन करता था। लियो देखने में तो बहुत हैंडसम था, वो बस अपने बालों और त्वचा की वजह से लड़की जैसा लगता था और ज्यादातर अपने बालों की वजह से, पर उसे अपने बाल पसंद थे। लेकिन लियो था बहुत ज्यादा खतरनाक, माफिया वर्ल्ड में अच्छे अच्छे उससे डरते थे। कहानी पर आते हैं। विनीत अब भगत को ऑफिस में हुई सारी चीजों को बताता है। असल में भगत के ऑफिस में लियो था जो बिना परमिशन के घुस आया था, क्योंकि वो अक्सर ऐसा करता था। लियो भगत से करीब 5 साल छोटा था, इसलिए भगत से कभी भी छोटे बच्चों के जैसा जिद भी करता था, क्योंकि वो उसको अपना बड़ा भाई भी मानता था, लेकिन वो दोस्त। असल में हुआ ये था कि भगत और लियो कुछ बात कर रहे थे और लियो किस चीज को लेके भगत से जिद कर रहा था, लेकिन अव्यय बार बार लियो की जिद को नकार रहा था। लियो में एक चीज बहुत खराब थी और वो थी जिद करना भी, कभी वो बेमतलब की भी जिद करता था। अभी लियो की जिद थी कि उसको भाभी मतलब शिवानी से मिलना है, लेकिन भगत अभी उसको शिवानी से नहीं मिलना चाहता था। लेकिन लियो की ऐसे अपने जिद पर अड़े रहने की वजह से भगत लास्ट में मान जाता है, तो लियो उछलते हुए भगत को गले लगा लेता है। जब लियो ने भगत को गले लगाया तब भगत अपने ऑफिस की वो मोटी सी विंडो जो उसके सीईओ की कुर्सी के पीछे थी उसकी तरफ खड़ा था और लियो ने भगत को पीछे से गले लगाया था, पर उसी वक्त होती है एंट्री शिवानी और विनीत की। विनीत तो समझ जाता है कि वो कौन है, लेकिन शिवानी वो तो बेचारी यही समझती है कि भगत उसको धोखा दे रहा है, इसलिए वो वहां से रोते हुए भाग जाती है। क्योंकि लियो की पीठ भी केबिन के दरवाजे को तरफ थी, इस तरह लियो के सिर्फ बाल ही दिख रहे थे और उसके कपड़े भी ब्लू डेनिम जीन्स और जैकेट पहना था उसने। इस तरह शिवानी को सच में वो लड़की ही लगी, टीयर्स ऑफ जॉय। लेकिन टिफिन की आवाज से भगत और लियो का ध्यान दरवाजा की तरफ जाता है। लियो को तो पता नहीं, लेकिन भगत ने शिवानी की उपस्थिति महसूस की थी, इसलिए उसको कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो भी अब शिवानी के पीछे जाता है। फिर तो आपको पता ही है। विनीत अब सब कुछ बता के भगत को देखता है जो अपने लाल गुस्सेल आंखों से लियो को देख रहा था और वही लियो छोटे बच्चे की तरह विनीत के पीछे छुपा हुआ था। अव्यय अब गुस्से में विनीत अभी के अभी जाके इस बंदर के सारे बाल कटवा करा। लियो, लेकिन बॉस। भगत, अगर तुमने अपने बाल नहीं कटवाए तो याद रखना तुम्हारी नई मर्सिडीज को मैं विनीत को दे दूंगा। लियो, ऐसे कैसे? वो आपने मुझे गिफ्ट की थी और विनीत के पास पहले से ही बहुत सारी है, लेकिन फिर वो भगत की नजरों को देख के चुप हो जाता है। विनीत को तो लियो की ऐसी हालत देख के बहुत हंसी आ रही थी। लियो अब विनीत को तिरछी नजर से देखते हुए हंसले, ले बेटा हंसले, अगर तुझे भी मैंने नमक के आंसू नहीं रुलाए ना तो मेरा नाम भी लियो नहीं। विनीत अब सिटी बजाते हुए लियो को अपने पीछे चलने का इशारा करता है, लेकिन उससे पहले भगत, अपना ए थोबड़ा पहले मेरी बीवी को बताना है, उसके बाद अपना हुलिया बदलना है, क्या पता वो फिर से मुझे गलत समझे। कह के वो अब शिवानी के पास अंदर चला जाता है। वही अब बाहर विनीत और लियो ही थे। विनीत जो कब से अपना हंसी कंट्रोल कर रहा था वो अब जोर जोर से हंसते हुए और रखो अपने बाल को बढ़ा। फिर वो लियो के पास आके औरत बनके का शौक है? हाँ, औरत बनने का।
लियो, बस चुप रहो, मुझे कोई औरत नहीं बनने का शौक नहीं है। एक तो तुम्हारा भाई इतना काम देता है कि खुद पर ध्यान देने का समय ही नहीं मिलता हूँ। पिछले 3 साल से मैं वहां लोगों को ट्रेन करने में व्यस्त था। पता है तुम्हारा भाई मुझे नहाने का टाइम भी नहीं देता। मैं कितना काला हो गया था। विनीत, और तुम बहुत गोरे हो, चलो अब अंदर। लियो, वे से लेडी बॉस कैसी है, कहीं वो मुझे बॉस के गले लगाने के लिए गोली से ना उड़ा दे। विनीत, बहुत अच्छी है, तुम एक बार मिलोगे ना तो उनके फैन हो जाओगे, और वो मेरे भाई की तरह नहीं है, हार्टलेस। तभी एक नर्स बाहर आके विनीत और लियो से, सर आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं क्योंकि मिंग को होश आ गया है। विनीत नर्स की बात पे सर हिलाते हुए अब लियो के साथ अंदर जाता है। अंदर जाके विनीत देखता है कि शिवानी अपना चेहरा फुला के दूसरी तरफ देख रही थी और उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। देख के विनीत को बुरा लगता है तो वो जल्दी से शिवानी के पास जाके ही, हाय भाभी। भगत, हाय और हेलो छोड़, पहले इसको सच बता, कब से समझ रहा हूँ समझ ही नहीं रही। विनीत अब भगत को और परेशान करने के इरादे से, क्या भाई आपको लगता है कि आप मुझे ब्लैकमेल करेंगे और मैं भाभी को सच नहीं बताऊंगा? हाँ भाभी, आप भाई पर बिल्कुल भी भरोसा मत करना। आपको पता है वो जो केबिन में थी ना, वो असल में कौन थी? शिवानी के कान तो केबिन वाली बात सुन के ही खड़े हो गए थे। वो अब विनीत को अपनी तीती मोटी मोटी आंखों से देखती है। विनीत, वो यही है, 1 मिनट में आपको मिलवाता हूँ। उस रूप सुंदरी से, वो बहुत खूबसूरत है, और पता है भाई उसके साथ पिछले 7 साल से है, बहुत करीब है दोनों। शिवानी के अंदर तो मानो ऐ सुन के आग लग जाती है। वो अब जोर जोर से रोते हुए, आहा आप कितने बुरे हो, आपको पहले ही कोई और पसंद थी तो उसके पास जाते, मुझसे क्यों शादी की, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। भगत, जो अपने भाई को गुस्से में घुरा रहा था, वो शिवानी की बात सुनकर उसको पकड़ते हुए, ऐसा कुछ नहीं है, वो झूठ बोल रहा है, मेरी जिंदगी में तुमसे पहले कोई नहीं था। शिवानी, तो वो चिपकली कौन थी? और विनीत भाई जो कह रहे हैं आप 7 साल से साथ है वो। विनीत, भाभी आपको चिपकली से मिलना नहीं है क्या? वो आई है यहाँ आपके लिए। शिवानी, अपना मुंह दूसरी साइड करते हुए, नहीं मुझे नहीं मिलना, और इन्हें भी उस चिपकली के साथ ही भेज दो, मुझे नहीं रहना इनके साथ। विनीत, ठीक है फिर। वो जोर से चिपकली अपने चिपकला को ले जाव कह के वो अब सिटी बजाता है। उसके साथ ही अब लियो की एंट्री होती है। लियो अब शिवानी के सामने जाके, हाय लेडी बॉस। शिवानी, मैं तुम्हारे बॉस कह के वो अब लियो को देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। शिवानी कभी भगत को देखती है तो कभी लियो को, लेकिन बाद में मैं फिर से रोती हुए, मेरे तो भाग फूट गए, मेरा हस्बैंड गे है, हा हा हो कह के वो अब और ज्यादा जोर से रोने लगती है। भगत अब उसके रोने से चिढ़ गया था, इसलिए वो अब शिवानी को पकड़ता है और उसके होठों पर अपने होठों को रख देता है और विनीत को सच बताने का इशारा करता है। लेकिन वो दोनों लल्लू तो अपने सामने हो रहे सीन से ही फ्रिज हो गए थे। लियो अब विनीत की आंखों पर अपना हाथ रखता है और विनीत लियो के फेस पर। लियो, बॉस आप तो बेशर्मी पे उतर आए। विनीत, हाँ भाई थोड़ा तो सोच लेते। भगत अब शिवानी को रिहा करके दोनों लल्लू को देखते हुए, विनीत से अपने हाथ हटाओ और अपनी भाभी को सच सच बताओ, वरना तुम दोनों के हाथों को बदलने में समय नहीं लगेगा। तो दोनों अब अपने हाथों को एक दूसरे के चेहरे से हटाकर शिवानी को सारी बातें बताते हैं। वही शिवानी जो कि शर्म की वजह से चुप होके है बैठ गई थी, वो भी अब सारी बात सुन के सदमे में चली जाती है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद होश में आते हुए लियो से कुछ ऐसा कहती है कि सब अपना सर पिट लेते हैं। चैप्टर 27। शिवानी लियो से, क्या तुम मुझे अपने बालों का रूटीन बताओगे? मुझे भी तुम्हारे जैसे सुंदर बाल चाहिए। शिवानी की बात सुन के तीनों अपना सर पिट लेते हैं, क्योंकि लियो से हर लड़की यही सवाल करती है, जिससे लियो परेशान हो जाता था। क्योंकि वो कभी अपने बालों के लिए कुछ नहीं करता था, उसके बाल पहले से ऐसे ही थे। भगत अब शिवानी को अपने बाहों में भरते हुए, तुम्हारे बाल पहले से ही बहुत खूबसूरत हैं बीवी। शिवानी, सच में? भगत, हाँ मेरी जान। भगत का ऐसा अवतार तो दोनों लल्लू को हजम ही नहीं हो रहा था। लियो विनीत के कान में है, सेकंड बॉस से बॉस इतने कैसे बदल गए, मतलब एक जानवर अचानक इंसान कैसे बन गया। विनीत, क्या मैं भी वही सोच रहा हूँ भाई, मेरा ही भाई है ना कि किसी अलग ग्रह से आया हूँ, एलियन, अन्यदेशीय राक्षस।
लियो, लेकिन एलियन तो डरावने होते हैं और अजीब भी। विनीत, हाँ तो भाई एक मिनट, कहना क्या चाहता है? हाँ, एलियन डरवाने होते हैं, मेरा भाई तो एलियन से भी ज्यादा डरवाना है, पता नहीं है क्या और अजीब, अभी वो अजीब हरकतें ही कर रहा है। लियो, एक बात तो पते की कही तुमने बॉस। तभी दोनों को भगत की आवाज आती है। भगत, जाव जाके इसका हुलिया बदल के आव और ज्यादा नखरे दिखाया तो अपना तारिका आजमा लेना। लियो, कका क्या बॉस, छोटे से बच्चे पे रहम करो यार, आप तो मारा मारी पर उतर आए। विनीत अब अपने हाथों को रगड़ते हुए, चलो मुन्ना चलो, तुम्हारी हजामत जो करनी है, तुम्हें लड़की से लड़का बनाना है, जेंडर बदलना है तुम्हारा। लियो, क्या? विनीत, मतलब तुम्हारे प्यारे बालों की विदाई करनी है, अब चलो चलो। कह के वो अब लियो को लेके चला जाता है। विनीत अब लियो को लेके जाने वाला होता है कि तब तक कोई दरवाजा खोल के हवा की तरह दौड़ता हुआ अंदर आ जाता है। पहला इंसान विनीत से टकराता है, जिसे विनीत का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने वाला होता है कि लियो उसको कमर से पकड़ लेता है। लेकिन बाद में एक और इंसान हवा की तरह आता है और वो अब लियो को धक्का देता है गलती से, तो लियो अब विनीत को लेके नीचे गिर जाता है। और वो पहला इंसान शिवानी के पास जाके, दीदी आपको कुछ हुआ तो नहीं? और उसके पीछे पीछे रोहित भी, भाभी आप ठीक तो होना है? कह के दोनों अब भगत और शिवानी को देखती है, जो चौंकाने वाली अभिव्यक्ति एक्सप्रेशन के साथ कहीं और देख रहे थे। रोहित, भाभी भाभी क्या हुआ? हम आपसे पूछ रहे हैं, मेरी दोस्त ने बताया आपका एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो घबरा ही गई थी। और आन्या भी शिवानी को बुलाती है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, बस सामने देख रही थी। यह देख के अब दोनों भगत से भाई जीजू, लेकिन भगत के चेहरे पर भी थोड़े से शौक वाले एक्सप्रेशन थे और वो सामने देख रहा था। तो दोनों ही अब पीछे मुड़ के देखते हैं तो दोनों की ही चीख निकल जाती है, जिससे अब शिवानी और भगत होश में आते हैं। क्योंकि सामने लियो विनीत पे गिरा था और विनीत उसके नीचे था और दोनों ऐसे गिरे थे कि दोनों की ही एक्सीडेंटल किस हो गई थी, टीयर्स ऑफ जॉय। लियो के बाल प्योर टू नहीं, लेकिन थोड़े से बाल उसके चेहरे के आगे आ गए थे, जिससे उसका जेंडर अब फिर से बदलने वाला था। वही विनीत का चेहरा तो पूरा दिख रहा था, क्योंकि लियो के बाल इतने भी लंबे नहीं थे। अन्या जब किसी लड़की को विनीत पे ऐसे देखती है तो वो जोर जोर से रोने लगती है, क्योंकि अन्या थी ही इतनी मासूम, वो कैसे अपने होने वाले पति को किसी के साथ देख सकती थी। विनीत जब किसी की रोने की आवाज सुनता है तो शॉक के स्टेटस से बाहर आके लियो को धक्का देता है, जिससे लियो साइड में जाके गिरता है और उसके मुंह से निकलता है आउच। विनीत अब अन्या को देखता है, जो मुंह फाड़े रो रही थी, वो अब अपनी सफाई देने वाला होता है कि तभी शिवानी अन्या को चुप कराते हुए कहती है, क्या हुआ बच्चा, क्यों रो रही हो? अन्या सच बोलते हुए, विनीत जी को उस लड़की ने किस कर लिया, आहा वो गांडे। इससे आगे वो कुछ बोलती है उससे पहले रोहित बात संभालते हुए, है नन्या, वो लड़की का मतलब वो लड़की नहीं है, वो लियो भाई है, और मुझे पता है तुम विनीत भाई के लिए कंसर्न हो, इसलिए ऐसा बोल रही हो। शिवानी, हाँ बच्चा वो लड़का है। आन्या, क्या? फिर वापस जोर जोर से रोते हुए, आहा। विनीत, अब क्यों रो रही हो भाभी, आप दोनों बहनों ने पीएचडी की है क्या रोने में? आन्या, अरे लड़की करती तो समझ आता, लेकिन लड़के ने किया। भगत, हाँ पर उसको कोई भी किस करे, तुम क्यों रो रही हो? अन्या, क्योंकि वो मेरे फ्यूचर। विनीत जो समझ गया था कि अन्या क्या बोलने वाली है, वो अब जल्दी से खड़ा होके लियो को उठाते हुए, ये सब की जबरदस्ती बनने वाली सौतन, उठ जल्दी, अब तो तेरे बालों को मैं किसी भी हाल में काट के ही रहूंगा। लेकिन लियो अपने कमर में लगी होने की वजह से ठीक से उठ नहीं पाता, इसलिए विनीत अपनी पोल ना खुल जाए इस डर से लियो को गोद में उठा के वहां से भागता है, जैसे किसी ने उसके पीछे पागल कुत्ता छोड़ दिया हो। और इस बीच विनीत ने कितनी बार पता नहीं लियो को कहाँ कहाँ नहीं लगवाई होगी, पहले दरवाजे पे फिर बाहर दीवार पे, बेचारा लियो। उसको ऐसे देख के तो वो चार लोग और शौक हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में ही शिवानी और रोहित जोर जोर से हंसने लगती है। वही भगत के चेहरे पर भी एक बड़ी मुस्कान थी, बस अन्या ही सबको कंफ्यूजन में देख रही थी। भगत, तुम दोनों को कैसे पता चला? रोहित, वो भाई मेरा दोस्त है जो आपकी कंपनी में ही काम करता है, उसने ही बताया। और आन्या भी मेरे साथ थी उस वक्त इस तरह, और मैंने बॉडीगार्ड भैया से पूछा हॉस्पिटल के बारे में।
लेकिन यहाँ आके तो हम दोनों को ही शौक लग गया, वो भी इतना बड़ा। वैसे लियो भाई कब आया और भाभी आप ऐसी भागी क्यों थी? शिवानी अब अपना सर शर्म से नीचे कर लेती है तो भगत अब वो अपने उस लल्लू भाई से पूछना कह के वो अब शिवानी को गोद में उठा लेती है। शिवानी कहाँ ले जा रहे हो? भगत घर। फिर वो दोनों को देखते हुए तुम दोनों भी कार में आके बैठ जाओ, वरना फिर यहीं रहना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों अब भगत के पीछे चल पड़ती है। करीब 2 घंटे के बाद अब उनकी कार ठाकुर विला आके रुकती है। भगत शिवानी को लेके बाहर निकलता है, उसके पीछे रोहित और अन्या भी। आन्या अपने घर जाने वाली थी, लेकिन भगत ने पहले ही अपने ससुर को बता दिया था कि वह यहीं रहेगी। भगत शिवानी को गोद में उठा के अंदर लेके जाता है और उसके पीछे वो दोनों भी आती है। हॉल में बैठी मोहिनी जी जब अपनी बहू के सिर पर पट्टी बंधी देखती है तो परेशान होते हुए क्या हुआ, ये कैसा लगा? भगत सौतन बनाने के चक्कर में। मोहिनी जी हे सौतन। रावण कुछ नहीं, बस वो थोड़ा सा सीढ़ियों से गिर गई थी इसलिए। मोहिनी जी ऐसे कैसे बेटा, ध्यान रखना था ना अपना। शिवानी अब रखूंगी। मोहिनी जी तुम दोनों कमरे में जाओ, मैं कुछ खाने के लिए बनाती हो। भगत अपना सर हिलाते हुए शिवानी को अपने कमरे की तरफ लेके चल पड़ता है। तभी मोहिनी जी भगत से, मोहिनी जी वो आ जा रही है। भगत भगत के कदम में सुन के रुक जाते हैं। चैप्टर 28। भगत अब अपनी माँ की बात सुन के तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। अगर आ भी रही है तो शांति से रहे यहाँ और जाए, वैसे कोई भी आओ और जाओ मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपनी बीवी और अपने परिवार से फर्क पड़ता है, बाकी कौन आता है और जाता है आई डोंट केयर। लेकिन हाँ कह देना, अगर इस बार उन्होंने किसी को भी कुछ भी करने कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और इस बार तो शायद कोई उन्हें मुझसे बचा सकता है। इतना कह के वो अब शिवानी को अपने कमरे में ले जाता है और वही मोहिनी जी अब गहरी सांस लेके किचन की तरफ जाने वाली होती है। तभी रोहित उनके पास आके, मुझे उम्मीद है कि माँ की वो इस बार कुछ नहीं करेगी। मोहिनी जी मुझे भी उम्मीद है, लेकिन पता नहीं वो इतने सालों बाद क्यों आ रही है जबकि वही हम सबसे रिश्ता तोड़ के गई थी। कह के वो अब दोनों को अपने कमरे में जाने का बोल के किचन में चली जाती है। वही शिवानी और भगत के कमरे में। भगत शिवानी को बिस्तर पर लिटा देता है, उसके बाद प्यार से शिवानी के माथे को चूमते हुए, आराम करो थोड़ा, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं बाहर जा रहा हूँ। शिवानी क्या मतलब, और नीचे माँ किसके? भगत शश उसके बारे में मैं मत सोचो, वो इतनी भी खास नहीं है, अभी तुम्हें सिर्फ हमारे होने वाले बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। शिवानी ठीक है फिर एकदम से क्या मतलब, इतनी जल्दी ऐसे कैसे? पर भगत शशशब हो गया तो हो गया, ज्यादा मत सोचो। शिवानी लेकिन इतनी जल्दी, अभी तो सिर्फ हमारी शादी को 1 2 महीना ही हुआ है, मैं इतनी जल्दी बेबी के लिए तैयार नहीं थी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, अगर आप प्रोटेक्शन का उपयोग करते हैं तो कुछ होता ही नहीं इतनी जल्दी। शिवानी तो शौक के मारे क्या बोल रही थी, बेचारी को खुद खुश पता नहीं था। फिर जब उसको एहसास होता है तो वो अब अपना सर झुकाए हुए, सॉरी वो अब या इट्स ऑफ, लेकिन अब तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, कह के वो मुड़ के जाने वाला होता है कि उसकी नज़र दरवाजे पर खड़ी मोहिनी जी पर पड़ती है जो खुद भी शॉक हो गई थी। थोड़ी देर बाद मोहिनी जी अब होश में आके, क्या है सच, क्या मैं दादी, ओह माय गॉड कितना वक्त है। भगत सिर्फ 4 दिन ही हुए हैं। शिवानी अब हैरानी से भगत को देखती है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के करीब इस वीक में ही आए थे और पहली बार में ही भगत ने उसको प्रेग्नेंट कर दिया। हालांकि वो उनका पहली बार नहीं था, लेकिन उस वक्त भगत ड्रग्स के नशे में था जब दोनों पहली बार करीब आए थे। मोहिनी जी की भी आंखें अब बाहर आने वाली हैं, वो अब भगत को घूरते हुए, मतलब तुमने उसको 4 या 5 दिन पहले ही प्रेग्नेंट किया है। मोहिनी जी की बात से शिवानी और फिर भगत दोनों ओकेवर हो जाते हैं, लेकिन फिर मोहिनी जी हंसते हुए कहते हैं, मतलब में दादी, ओ माय गॉड। फिर वो शिवानी का पूरा चेहरा चूमते हुए, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, इतनी बड़ी खुशी देने के लिए, मुझे दादी बनाने के लिए। पता है मेरी सहेलियां जब उनके पोतों को लेके किटी पार्टी में आके मुझे दिखती है तो मुझे कितनी जलन होती है, अब मैं भी उनको जलाऊंगी।
शिवानी मोहिनी जी की बात पे मुस्कुरा देती है। मोहिनी जी अब अपने सोने के कंगन को उतारकर अपनी बहू को पहनाती है और फिर से शिवानी के माथे को चूम लेती है। मोहिनी जी अब भगत को भी अपने पास बुलाती है और उसके माथे को चूमते हुए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, मुझे यह खुशी देने के लिए। भगत, माँ मैं अभी नहीं चाहता कि ये बात अभी किसी को पता लगे, आप समझ रही हैं। मोहिनी जी, हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, सब कुछ सही होगा। थोड़ी देर बाद भगत अपने डाक रूम में था और उसके साथ दोनों लल्लू अहम मतलब कि लियो और विनित खड़े थे। लियो की तो एकदम शक्ल ही बदल गई थी, अब तो वो और ज्यादा हैंडसम लग रहा था। विनित को तो अब पछतावा हो रहा था कि लियो के बाल कटावने पे, और वही लियो अपना सीना ताने खड़ा था क्योंकि वो अपना नया लुक देख के काफी संतुष्ट था, कोई उसका लिंग परिवर्तन नहीं करेगा। वही भगत अभी अपनी किंग साइज कुर्सी पर बैठा हुआ था और अपनी डार्क नजरों से अपने सामने पड़े आदमी को देख रहा था। अब उस आदमी के पास जाके किसने भेजा है तुम्हें, क्यों मेरी बीवी का पीछा कर रहे थे? वो आदमी, पता नहीं, मुझे बस मिल आया था, उनके सारे दिन की जानकारी को किसी तक पहुंचाने ने का, और अगर मैं काम करता हूं तो मुझे बहुत से पैसे मिलेंगे बदले में, इसलिए। लेकिन उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही भगत उसके भेजे को ही उड़ा देता है, जिससे मौके पर ही आदमी की मौत हो जाती है। भगत अब लियो को डेड बॉडी को ठिकाने लगाने का बोलता है और वहां से विनीत के साथ बाहर आता है। भगत अब बाहर आके अपनी कार के पास खड़े होके सिगरेट के कश लेने लगता है। तभी उसके पास विनीत आके, भाई कहीं उनका हाथ तो नहीं है इन सब में? भगत, उनके पास है क्या जो वो ये सब करेगी, वैसे भी वो अब कंगाल हो चुकी है, तभी तो अपनी शक्ल उठा के यहाँ आ रही है। विनीत, भाई अगर उन्होंने भाभी से कुछ कहा तो मतलब? भगत, उसको तो मैं अपनी बीवी और बच्चे के पास भी भटकने नहीं देने वाला। विनीत, हम सही कहा आपने, 1 मिनट की बीवी तो ठीक, बच्चा किसका, बच्चा कहाँ से आया? भगत, अभी नहीं आया, आने वाला है, मेरा और तेरी भाभी का। विनीत, क्या कह के वो भी अब एकदम से शॉक के स्टेट में चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद होश में आते हुए, मतलब आहा मैं चाचू बनने वाला हूँ, लेकिन भाई आपसे इतनी जल्दी उम्मीद नहीं थी, लेकिन ठीक है मेरे भतीजा या भतीजा आने वाला है। अरे मुझे कितनी सारी तैयारी करनी पड़ेगी। भगत विनीत को किसी पागल आदमी की तरह देख रहा था, तभी वो विनीत को टोकते हुए, अभी बेबी सिर्फ 4 दिन का है, और हाँ तुम्हारी भाभी के प्रेगनेंसी का पता किसी को नहीं चलना चाहिए सिवाय घर वालों के, और हाँ उनको भी समझा देना। विनीत, ठीक है बॉस, कह के वो अब अपने भाई के साथ वहां से निकल जाता है। विनीत और भगत अब ठाकुर विला पहुंचते हैं, लेकिन तभी उनको दरवाजे पर कोई ऐसा दिखता है कि दोनों का चेहरा डार्क हो जाता है। चैप्टर 29। भगत अब उन लोगों के पास आके, क्या बात है, आप तो अपनी पूरी पलटन लेके आ गई। भगत की बात पे सामने से एक लड़की, क्योंकि इस घर पर हमारा भी हक है। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत उस लड़की को डांटते हुए, चुप हो जाओ, बड़ा भाई है तुम्हारा, बड़े है भाई से ऐसी बात करते हैं, कह के वो अब भगत से नादान है, बेटा माफ कर दो, लेकिन तुम्हें भी अपने भाई बहन को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आखिर है तो तुम्हारे चाचा के हैं बच्चे ना। भगत, कौन से चाचा? वही चाचा जी जो खुद को पहले ही आपको बेच चुके हैं। चाची, चलो इनके बारे में जान लेते हैं। सुहानी शेखावत, ठाकुर परिवार की छोटी बहू, मतलब ठाकुर परिवार के छोटे बेटे महेश ठाकुर की पत्नी, और उनके साथ उनके 2 बच्चे थे, रिवान ठाकुर और रिया शेखावत, लेकिन उनके साथ एक और लड़की थी, सीमा अग्रवाल। चाची, देखो अब तुम्हारे चाचा इस दुनिया में नहीं है, मुझे अपने बच्चों का घर भी। वो अपनी बात पूरी करती उससे पहले, विनीत, तो हम क्या करें? आपके बच्चे हैं, अपने हिस्से की प्रॉपर्टी आप पहले ही ले चुकी है, अब हमसे कोई उम्मीद मत रखना, वरना जो भी वो भी। मोहिनी जी, विनीत बड़ी है तुमसे, और मेहमान को बाहर नहीं खड़े करते। चाची अपने और अपने बच्चों के लिए मेहमान सुन के उनका मुंह बना देता है और गुस्सा भी आता है, लेकिन अभी वो कुछ नहीं कह सकती थी। वो अब अपने बच्चों के साथ अंदर जाती है और पूरे घर को देखते ही उनके चेहरे पर लालच दिखने लगता है, और उनके बच्चों के चेहरे पर भी। तभी, चाची, वैसे भगत की पत्नी कहाँ है, क्या उसको पता नहीं है कि घर में मेहमान आए हैं?
भगत अब अपने कमरे में जाते हुए, आप मेरी माँ के लिए मेहमान होगे, मेरे और मेरी बीवी के लिए कोई नहीं हो। चाची, भगत बड़ी हूँ तुमसे। भगत, तो मैंने कब कहा कि आप छोटी हैं, बड़ी रहिए, लेकिन मेरे सामने ये बताने की जरूर बिल्कुल भी मत करिएगा, कह के वो अब अपने कमरे में चला जाता है। शिवानी, जो कि अभी बाहर निकलने वाली ही थी कि तभी भगत कमरे में आ जाता है। वो अब शिवानी को पकड़ते हुए कहा, शिवानी, नीचे। भगत, कहीं नहीं जा रही तुम? शिवानी, क्यों, मुझे भी जानना है कि कौन आया है नीचे। भगत अब शिवानी को गोद में उठाते हुए, कोई जरूरी नहीं है, दिन के वक्त पता लगा लेना भी, मुझ पे ध्यान दो तुम। शिवानी अब शर्माते हुए, आप भी ना, अब तो पापा भी बनने वाले हैं इस बिन बुलाए मेहमानन के। भगत, और तुम मावे से तुम गुस्सा तो नहीं होना, क्योंकि मैंने सुना है लड़की इतनी जल्दी अगर प्रेग्नेंट हो जाए तो। शिवानी, ठीक है, गलती हमारी है, हमें ध्यान रखना चाहिए था, और इसमें इतने भी रिएक्ट करने वाली बात नहीं है, हम दोनों ही अभी बेबी के लिए कैपेबल हैं, और आपके पास पैसे की कमी नहीं है जो हम अपने बच्चे को सब कुछ ना दे पाए। भगत, हम, लेकिन लड़कियां जल्दी प्रेगनेंसी क्यों नहीं चाहती? शिवानी, पहली बात, आज के जमाने में तलाक बढ़ गए हैं, कपल्स में अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही है, और अभी के वक्त में सबके पास विकल्प आ गया है। और ना लड़की को पता होता है ना लड़के को कि उनका पार्टनर कैसा है, इसलिए मुझे लगता है कि हमें शादी के पहले 3 साल तो एक दूसरे को समझने में लगाना चाहिए। जब दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग और वो बंधन बंध जाए, तब बेबी के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि बेबी को दोनों माँ और बाप की जरूरत होती है। लेकिन आज बेबी के होने के बाद अगर माँ बाप अलग हो जाते हैं तो वो बेबी के लिए अच्छा नहीं होता, इसलिए आज के वक्त लड़की जल्दी प्रेगनेंसी नहीं चाहती। आखिर में मेरा तो मनाना यही है, लेकिन अब ये आ गया है तो अब मैं इसको अनचाहा महसूस नहीं करा सकती अपने तथाकथित तर्क, सो कॉल्ड लॉजिक की वजह से। भगत, लेकिन तुम्हारा तर्क अच्छा है, आखिरकार बच्चे के बाद अगर लड़की को ही ज्यादा समस्या होगी ना। शिवानी, ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ केस में होता है, इसलिए पहले अपने पार्टनर को जान लो, फिर उनके साथ किसी भी चीज में आगे बढ़ो। भगत, और हमारा क्या? शिवानी, देखिए, हम दोनों ही मच्छियों हैं, अगर मैं 20 साल या 19 साल की होती तो शायद आपको मुझे संभालने में थोड़ी तकलीफ होती या समझने में। भगत, हाँ ये तो है। शिवानी, आपको पता है मेरी एक स्टूडेंट है, वो अभी 18 साल की है, फिर भी उसकी शादी करा दी उसके घर वालों ने। यह तो अच्छा है, उसका पति उसको समझता है और उसको आगे पढ़ा भी रहा है, वरना तो पक्का उसका तलाक करा देती। भगत, क्यों? शिवानी, अरे क्या मतलब है, वो एक अच्छा स्टूडेंट है, मैं ऐसे कैसे अपने स्टूडेंट की जिंदगी खराब होने दे सकती है। भगत, हम, वो अब शिवानी के पेट के पास अपना मुंह ले जाने हुए तो मेरी दूसरी हार्ट बीट। रावण, ये सेकंड हार्ट बीट। अव्यया, हम, तुम पहली हो। शिवानी भगत की बात पे मुस्कुरा देती है और प्यारे से अब भगत के सिर को सहलाने लगती है। वहीं नीचे, चाची और उनके बच्चों को गेस्ट रूम दिया था, जो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया था, क्योंकि उन्हें अपना खुद का रूम चाहिए था। चाची अब अपने कमरे में, उम्मीद लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अपना प्लान अब यहीं से क्रियान्वित स्टार्ट करना होगा। फिर वो किसी को कॉल लगा के, चाची, हेलो, मैं उसके घर में आ गई, लेकिन आगे क्या करना, क्या मैं यहीं से वो सब? सामने से नहीं, मैं, तुम सिर्फ उसके एक्शन के बारे में अपडेट देती रहो, और हाँ, वहां से कॉल मत करना। चाची, औक आधा का आधा का कौक। तभी पीछे से, क्या बात है, ऐप के घर में ही उसकी खिलाफ प्लानिंग, तो चाची के हाथ से फोन गिर जाता है और वो अब डरते हुए पीछे देखती है। चैप्टर 30। चाची अब डरते हुए पीछे देखती है, लेकिन वो डे से ही पीछे देखती है तो शॉक हो जाती है, क्योंकि उनके सामने अभी रिया और सीमा खड़ी थी, जो एक दूसरे को हाई फायर देते हुए हंस रही थी। सीमा, क्या मासी, आप तो डर गई? चाची, हाँ वो, लेकिन फिर एकदम से, मतलब तुमने उसकी आवाज निकाली थी। सीमा, हम, मुझे किसी की भी आवाज निकालने के लिए सिर्फ एक बार उसकी आवाज सुननी जरूरी पड़ती है, और वो मैंने सुन ली थी, तो सोचा आप पर ही कोशिश करूं, और देखो मेरा प्रयोग काम कर गया। चाची, मैं ही मिली थी, लेकिन अब आवाज तू जिसके लिए तुझे यहाँ लाया गया है उस पर जाके ट्राई कर, और उसकी आवाज सुनी तूने? सीमा, अब तक वो बाहर ही नहीं आई, कहाँ से सुनूं उसकी आवाज?
और आवाज सुनूंगी नहीं तब तक मैं उसकी आवाज नहीं निकाल सकती। चाची, अरे कब तक जेठानी जी उसको छुपाती रहेंगी, बाहर तो आएगी ही ना। सीमा और रिया दोनों ही अब चाची की बात पे सर हिला देती है। वही अब शिवानी बाथरूम से बाहर आती है, उसका चेहरा मुरझा गया था। भगत अब शिवानी के पास आके, क्या आप ठीक हैं? शिवानी, हम बस मुंह का स्वाद बिगड़ गया, मुझे अभी कुछ अच्छा खाना है जिसका मेरा टेस्ट अच्छा हो जाए। भगत, क्या खाना है, मैं अभी मंगवाता हूँ। शिवानी, आइसक्रीम खानी है। भगत, ठीक है लेकिन एक मिनट, प्रेगनेंसी में तो खट्टा खाने का मन करता है ना। रावण, लेकिन मुझे आइसक्रीम ही खानी है। भगत, ठीक है, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? शिवानी, क्योंकि आप बितु के सवाल कर रहे हैं मुझसे जो मुझे गुस्सा दिला रहा है। भगत, लेकिन मैंने सिर्फ एक बार ही पूछा तुमसे। शिवानी, आप मुझसे झगड़ क्यों रहे हैं, मेरे लिए आइसक्रीम लेके आए ना। भगत तो शिवानी के अचानक ऐसे बदले टोन से ही शॉक हो गया था। वो अब विनीत को कॉल करके फ्रीज में आइसक्रीम लाने को बोलता है। भगत अब शिवानी को प्यार से बिस्तर पर बिठाते हुए, तुम तो एक आइसक्रीम के लिए झांसी की रानी बन गई। शिवानी अब भगत की बात पर मुंह फुलाती है। तो भगत अब शिवानी के होठों पर एक पैक देके हट जाता है। वही रोहित जो अभी अपने कमरे के बाहर खड़ी थी क्योंकि अंदर कोई और ही सीन चल रहा था। असल में अंदर विनीत अन्या के ऊपर था और लगातार उसको किस कर रहा था और अन्या उसको दूर कर रही थी। और रोहित दोनों की रखवाली। रोहित अब खुद से कैसे बेशरम भाई है मेरे, ऐसा कौन करता यार, अपनी बहन को बाहर निकाल के अंदर रोमांस करना। तभी उसको विनीत का कॉल आता है तो वो अब कंफ्यूजन से अपने कमरे में दरवाजे को देखती है, ए मुझे अंदर से क्यों कॉल कर रहा है कह के वो अब कॉल पिक करती है, सामने से विनीत। विनीत, गुड्डू भाभी को आइसक्रीम खानी है, जाके दे के आना। रोहित, क्यों, वो भी तो नीचे आके खा सकती है। विनीत, अरे वो नहीं आ सकती, तू जाना, भाई ने अर्जेंटली ऑर्डर दिया है। रोहित, क्यों, ऐसा क्या? विनीत, तू जा, तुझे पता लग जाएगा, इतना कह के वो अब अपना कॉल कट कर देता है। रोहित अब अपना फोन देखते हुए, ओम इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, समझ क्या रखा है दोनों भाई ने मुझे, कह के वो अब किचन की तरफ चली जाती है। वही शिवानी अब रोदू आवाज में भगत से, सुनिए मेरी आइसक्रीम नहीं आए अब तक, कहाँ रह गई, आप जाके लेके आओ ना, कहीं फंस तो नहीं गई ट्रैफिक में। भगत, क्या विनीत घर में से आइसक्रीम लाने वाला है, ट्रैफिक कहाँ से आया? शिवानी, तो अब तक आई क्यों नहीं? भगत अब विनीत को कॉल लगाता है। विनीत कॉल पिक करके, बोलो भाई। भगत, कहाँ है तू? विनीत, वो मैं आना, मेरा मतलब रोहित के कमरे में हूँ, क्यों, क्या हुआ? भगत, तू वहाँ क्या कर रहा है, आइसक्रीम कहाँ है? विनीत, मेरे सामने। भगत, क्या? विनीत, मतलब आइसक्रीम, कौन सी आइसक्रीम? भगत, वही जो मैंने तेरी भाभी के लिए मांगाई थी। विनीत, अरे हाँ, वो गुड्डू लेके आती ही होगी। भगत, और तू क्या कर रहा है? विनीत, किस? भगत, क्या? विनीत, मतलब किसी को ढूंढ रहा था क्या भाई, आपने भी पूरा सुना नहीं और रिएक्शन देने लगे। भगत, लेकिन आइसक्रीम कहाँ है? विनीत, आइसक्रीम मुझे क्या पता भाई। भगत, लेकिन मैंने तुझे लाने को बोला था वो किचन मैन से। विनीत, अरे गुड्डू आ रही होगी, लेके रुक जाओ। भगत अब अपना कॉल कट करके लियो को कॉल लगता है। लियो जो अभी बॉडी को ढिकाने लगा के ठाकुर विला में एंटर करने वाला था ही कि तभी उसको भगत का कॉल आता है तो वो अब भगत का कॉल पिक करता है। सामने से भगत, विनीत को अभी के अभी मेरे सामने लेके आप, कहीं से भी जहां भी हो। लियो, लेकिन बॉस। लेकिन तब तक भगत का कॉल कट हो गया था। लियो अब खुद से क्या, दूसरा बॉस किडनैप हो चुका है, लेकिन किसने किया उनको किडनैप और किस मजबूरी में? बेचारा किडनैपर, क्या मजबूरी होगी, बॉस से कुछ मांगना था तो लेडी बॉस को करते तो समझ आता, लेकिन दूसरा बॉस सीरियसली कह के वो अब अपना फोन ऑन करके कुछ करता है तो वो अब खुद से, क्या गुड्डू के कमरे में, ठीक है चलो अब दूसरे बॉस को लेके चलते हैं बॉस के पास, कह के वो अब रोहित के कमरे की तरफ बढ़ने वाला होता है कि तभी उसके रास्ते के बीच कोई आ जाता है और दोनों ही अब एक दूसरे से भिड़ जाते हैं और दोनों ही अब एक दूसरे को संभालने के चक्कर में गिर जाते हैं।
तभी वहां शोर की वजह से रोहित आ जाती है जो कि आइसक्रीम निकाल रही थी। वो जब सामने देखती है तो उसकी आंखें एकदम से बड़ी हो जाती है और उसके मुंह से फिर से एक चीख निकल जाती है। थैंक यू। आपको नोवेल कैसा लगा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।